नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें रखी हैं। सीधे तौर पर वो जो कानून है उनके ऊपर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, आइए सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं 4 बजे फुल एंड फाइनल में। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को स्वागत है। हम इस खबर से जुड़ी एक एक अपडेट आपको लेकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पर ऑर्डर आंदोलन पर सर्वोच्च आदेश 3 कृषि कानूनों पर, तीनों कृषि कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नंबर 1, नंबर 2, कमेटी में 4 सदस्यीय कमेटी कृषि कानूनों पर परखेगी। यह कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट, प्रतिबंधित संगठनों पर आंदोलन में खालिस्तानी संगठन, सरकार ऐसे संगठनों की हमें जानकारी दे। आंदोलन में खालिस्तानी संगठन, सरकार ने यह कहा, तो कोर्ट ने कहा ऐसे संगठनों की हमें जानकारी दें। कानून व्यवस्था तोड़ने पर, यहां पर कानून तोड़ने वालों पर पुलिस एक्शन ने यह भी सीधे तौर पर कहा है। नेक्स्ट, ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने से किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है। नेक्स्ट, बुजुर्गों और महिलाओं पर, बच्चों पर अब ये लोग आंदोलन में नहीं होंगे। किसानों के वकील ऐसा कोई फैसला जो है वो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, किसान संगठन ये कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसान संतुष्ट नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कानून वापस लेने की मांग की थी, स्टे की नहीं। राकेश टिकैत, हमारी जीत तभी होगी जब कानून वापस होंगे, एमएसपी पर कानून बनेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी, किसानों ने कहा है। राकेश टिकैत इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी के साथ पुनीत के साथ जुड़े हुए। पुनीत, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, इनका पहला रिएक्शन क्या आ रहा है? देखिए, सीधा बात करते हैं राकेश टिकैत से। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अमल पर रोक लगाई, क्या कहना है इस पे आपका? देखो, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने करा। धन्यवाद है कोर्ट का, ना कोर्ट पे टिप्पणी देश में होती। जो उन्होंने कहा सब ठीक करा। जो कमेटी बनाई उस पे ऐतराज़ है, कमेटी के लोगों पे ऐतराज़ है। और कमेटी में वे लोग हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों की बात करते हैं, जैसे कि नाम अशोक गुलाटी, वो कई कमेटियों में हैं। भूपिंदर मान, वो इसी तरह की विचारधारा के लोग हैं। पिछले 25 साल से वो उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। अमेरिकन मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनके साथ में काम करते हैं, उस विचारधारा पे वो काम करते हैं। खुले बाजार की बात करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी कि इनको सरकार पे भरोसा नहीं है, इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, तो फिर ये किस पर भरोसा करते हैं? सीधा इन्हीं से पूछ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी है ये, आप सरकार पे तो पहले ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भी आप खारिज कर रहे हैं। किस पे भरोसा करते हैं फिर आप? सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है हमें। हाँ, कमेटी तो भाई, कमेटी जो है वो खराब है, उसकी विचारधारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के नाम दिए हैं, उनको उनकी विचारधारा नहीं पड़ी ना। अच्छा, आपका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सदस्य बनाए हैं वो दूसरी विचारधारा के हैं। तो कहीं ना कहीं आप कमेटी से तो सहमत? हमारे खिलाफ जाएगी कमेटी का फैसला, बता दो क्या होगा, हम भी जा लो। कमेटी इन कानूनों को ठीक बताओगी, ये तो नहीं कोई बता सकता। हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं बताया क्या होगा, लेकिन हम कमेटी का फैसला बताए। कमेटी सरकार के पक्ष में जाएगी। तो कमेटी से आप बातचीत आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे? कर लो चाहे ना कर लो। नहीं, मेरा ये सवाल है, कानूनों को ठीक, क्या ये आज इस वक्त देश की सर्वोच्च अदालत के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि उसकी नियुक्त कमेटी के ऊपर अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो सर्वोच्च अदालत से सवाल करने वाली बात हो गई। जी बिल्कुल, यही बात इनसे पूछते हैं। देखिए, कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई सदस्यों पर हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किसने नाम दिए? कमेटी ये क्या अशोक गुलाटी दूसरी कमेटियों में नहीं है? उसने इन जो 3 बिल आए हैं, इन कमेटी की रिकमेंडेशन में वो शामिल नहीं है। तो जो पहले ही सरकारों की कमेटी में शामिल हो और फिर घुमा फिरा के सरकार ने बाया सुप्रीम कोर्ट उन कमेटी को फिर ले आए, तो वे किसान की हमदर्द हो जाएगी। जो मल्टीनेशनल कंपनी का पिछले 20 साल से प्रचार कर रहे हो, जो खुले बाजार की व्यवस्था पर काम करते हो,
तो वे किसान के हमदर्द हो जाएंगे। निशांत, यहाँ 3 सवाल और सीधे हैं, नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में पूछना मैं चाहूंगा। इनसे पूछ रहा हूं, क्या पुनीत, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हाँ या ना? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज के सवाल खड़े कर रहे हैं, हाँ या ना? सीधा सवाल, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर आप सवाल खड़े करते हैं, हाँ या ना? नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पे नहीं सवाल खड़ा, कमेटी के मेंबर पे सवाल खड़ा कर। बनाई तो सुप्रीम कोर्ट ने ही मैं है। फिर कह रहा हूं कि जो उनके मेंबर है उसकी विचारधारा क्या है, मैं उस पर सवाल खड़े कर रहा हूं। तो फिर ये क्या चाहते हैं? कमेटी 5 आदमी है ना, 4 आदमी, तो आदमी कौन है वे? तो फिर आप क्या चाहते हैं? बैकग्राउंड क्या है? आप क्या चाहते हैं? किस हम अपना कल फैसला लेके लीगल एडवाइस से सलाह करेंगे, आप देंगे। हमें कोर्ट को भी बचाना है, हमें किसान को भी बचाना है, हमें देश भी बचाना है। 26 तारीख की परेड में भी शामिल होना है। आपका चैनल झंडे सवाल ये है, कोर्ट को ये नहीं बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसे पालन करना होता है। ये कोर्ट को नहीं बचाएंगे, कोर्ट देश को बचाती है। जी जी बिल्कुल। देखिए निशांत, सीधा पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसका फैसला अटल होता है, सुप्रीम होता है और उसको मानना होता है। हाँ। क्या आपने जो कमेटी ये बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, आप इसकी कमेटियों को मानते हैं? जो फैसला लेंगे कमेटी को कौन मना कर रहा? सदस्य जो फैसला देंगे आप उसको मानेंगे? नहीं नहीं, सदस्य सुप्रीम कोर्ट थोड़ा है, सदस्य है भाई, सदस्य सुप्रीम कोर्ट थोड़ा है। उन सदस्य की विचारधारा क्या है? कमेटी आज बनी, हमने फैसला बता दिया, वो सरकार के पक्ष में फैसला दे। सीधा सवाल, कमेटी के सामने पेश होंगे नहीं होंगे? पुनीत, आखिरी सवाल, इसके बाद मैं शो पर जा रहा हूं। कमेटी के सामने पेश होंगे नहीं होंगे? सलाह करके बताओगे, सलाह करके बताओगे। सलाह करके मतलब आप लोग राकेश टिकैत जी, फैसला करेंगे। टीवी 9 से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत, मेरे साथ आप बने रहिए। ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों को, राकेश टिकैत जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर्स के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल लेंगे फैसला कि कमेटी के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तैयार करिए ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा ये मेंबर्स सरकार के चुने हुए मेंबर्स हैं कमेटी के, हम कल फैसला सुनाएंगे कि हम कमेटी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं। एक क्विक रिएक्शन यहां पर, मैं सीधे हमारे खास मेहमान उनके पास जाऊंगा, तब तक जब तक ये ब्रेकिंग आ रही है। पुष्पेश सर, शार्प रिएक्शन, क्विक रिएक्शन सर, क्या कहेंगे? राकेश टिकैत कमेटी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। यॉर्क के मेयर के मुताबिक ब्रॉक्स शहरों की टीकाकरण केंद्रों पर 75 पुष्पेश जी, आपकी आवाज अब मुझ तक नहीं आ पा रही है, सम इशू, टेक्निकल इशू। मैं सीधे चलूंगा प्रदीप सर, आपका रिएक्शन इस पर। शांति शुरू से मानता रहा हूं, इस आंदोलन का इन जो कृषि बिल है सरकार जो ले आई है उससे कोई संबंध नहीं। इसीलिए देखिए, आपको किसी कानून से समस्या हो, आप बताते हैं कि हमको इस कानून के इस प्रावधान में ये समस्या है, हम इसमें ये परिवर्तन चाहते हैं, ये उसके लिए उस पर तो बातचीत करने को तैयार ही नहीं। इनका एजेंडा अलग है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, कानून के अमल पर रोक लगाई है, उससे एक बात परोक्ष रूप से स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कानून सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करने जा रहा, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कानून रद्द कर सकता है संसद से बनाए, लेकिन उसके 3 आधार हैं। एक, जिसने कानून बनाया है वो संस्था कानून बनाने में सक्षम ना हो। दूसरी, वो किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो। तीसरा, वो कानून ऐसा हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उससे उनका टकराव होता हो। ये तीनों स्थितियां नहीं है, अभी न उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है। इसलिए जो अभी तक रिएक्शन आया है किसान संगठनों का, वो हठधर्मिता का है, वो किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज के लिए। देखिए, बातचीत कैसे हो? बातचीत का मतलब है कि दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे हटे, तब बात बनती है। एक पक्ष अगर एडमेंट है, एक पक्ष अगर इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम तो सब कुछ लेंगे और कंसीड कुछ भी नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं हो सकता। तो किसान संगठन ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, वो सरकार को नहीं मानते, संसद को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, और उनके रवैये के कारण ही आज उनके 4 बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनको भी समझ में आ रहा है कि किसान संगठनों की मांग है, उनका जो स्टैंड है, तो वो वाजिब नहीं है। इस तरह से वो इस कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, इस तरह से 26 जनवरी को
ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं। उसको देखते हुए वो वरिष्ठ वकील है, कानून को समझते हैं, संविधान को समझते हैं, उनको समझ में आता है पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, उसकी रक्षा के लिए क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या है। अरे प्रदीप जी, आप जो बता रहे हैं ये अपने आप में ये वाकई में एक थ्योरी है, लेकिन पुष्पेश सर के पास मैं आ रहा हूं, उसके बाद हमारे सभी मेहमानों के पास आ रहा हूं। पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर हमें एतराज है, ये कहा है राकेश टिकैत ने। बड़ी खबर, बल्कि ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के मेंबर्स पर हमें एतराज है, कमेटी पर नहीं मेंबर्स पर एतराज है, राकेश टिकैत ने यह कहा है। दूसरी चीज, हम कल फैसला करेंगे कि कमेटी के सामने पेश होंगे कि नहीं। तीसरी चीज, कमेटी में जो मेंबर हैं वो सरकार के हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर में सीधे अब एक पुष्पेश सर से रिएक्शन होगा। पुष्पेश सर, क्विक रिएक्शन आपका सर इस पर। देखिए, मेरा पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना टिकैत नहीं कर रहे हैं। यदि वो कमेटी के सदस्यों पर उंगली उठा रहे हैं, शक पैदा कर रहे हैं, तो ये शायद उनका अधिकार है। और यदि वो कहते हैं कि हम कल तय करके बताएंगे हम भाग लेंगे कि नहीं लेंगे समिति के सामने, तो वो तो कल सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है। ये लोग खुद तय करें कि वो कमेटी के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वो नहीं प्रकट होंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला करने में सक्षम है। और जो बात प्रदीप जी कह रहे थे मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ कि हठधर्मिता ऐसी नहीं हो सकती कि सब कुछ हम ही जो मांग रहे हैं वो पूरा कर दिया जाए, मगर साथ ही ये जोड़ने की जरूरत है कि सरकार की हठधर्मिता भी कम नहीं है। यदि सरकार बाद में भले ही जो भी फैसला ले, यदि वो इतना कहने भर को तैयार है कि रिपील समेत हम सारी बातों पर बातचीत कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में बातचीत शुरू हो सकती है कब। आप जो बता रहे हैं सर, और ये मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ एक किसान नेता भी जुड़ चुके हैं, मैं सीधे उनके पास चलूंगा। पुष्पेंद्र सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका सर। सर अब ये क्या समझा जाए सर, ये जो राकेश जी का स्टैंड है, राकेश टिकैत जी का, ये तो अब किसी के मतलब हमें वी वॉन्ट व्हाट वी वॉन्ट व्हेन वी वांटेड, हमें वो चाहिए जो हमें चाहिए, जब चाहिए और जैसे हमें चाहिए। मैं देखिए इसमें आपको स्पष्ट कर दूं, जब भी कोई कमेटी बनती है, कमेटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उसकी बात मानने को सब लोग तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि भाई इसमें 4 पक्ष हैं। पुष्पेंद्र जी आपकी आवाज, जी प्लीज गो अहेड। जी मैं दोबारा बताता हूँ सर, उसको इसके 4 पक्ष थे। एक सरकार है, सरकार के 2 आदमी लिए जा सकते थे कमेटी में जो सरकार दे देती, 2 इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट दिए जा सकते थे, 2 किसान नेता ऐसे जो इनका विरोध कर रहे हैं वो दिए जा सकते थे, और 2 जो पक्ष के हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये कानून लागू होना चाहिए वो दिए जाने चाहिए थे। तो तब इसका कंपोजिशन बिल्कुल ठीक होता। अचानक कमेटी की घोषणा और 4 नामों की तत्काल घोषणा, किसने बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ये 4 एक्सपर्ट है? किसने उनका नाम का प्रपोजल दिया? किसने सहमति जताई? जब पंच जो आपने तय किए हैं 4 आदमी, उनके ऊपर विश्वास अगर किसानों का नहीं होगा तो प्रश्न चिन्ह तो उठेंगे ही। तो सर मुझे एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे सीधे आज कोर्ट की हेयरिंग के कुछ सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते हैं हमसे बातचीत करने के लिए। अब वो बोल रहे हैं कमेटी भी हम ही डिसाइड करेंगे, हमारे प्रतिनिधि आएंगे। सर आप मतलब आपका डिस्ट्रेस किस पर है? आप मतलब किस डिसाइड करेंगे? मैंने 4 पक्ष बताए ना, 4 एक मिनट, आप 4 पक्ष, एक मिनट, या तो ये आप कह रहे हैं कि हम डिसाइड नहीं करेंगे, या आप बता रहे हैं उसमें भी आपका सजेशन है। भाई आपके लॉर्ड्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट टर्म से बोल दिया। इनफैक्ट कमेटी को लेकर, मैं एक मिनट, कमेटी को लेकर मेरे सामने ब्रेकिंग दीजिए और मैं अपने दर्शकों को पूरी कमेटी की सबसे पहले इसी के बारे में डिटेल चला, लेट्स स्पिल इट ओवर, इसको दिखाते हैं। और फिर मेरे सहयोगी पीयूष मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। लेके आइए जरा ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर कमेटी को लेकर जो हमारे पास बड़ी खबर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो यहां पर कोर्ट ने बातचीत के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। नए कृषि कानून पर कमेटी निभाएगी निर्णायक भूमिका, और हल निकालना है तो किसानों को कमेटी के सामने पेश होना होगा।
बता रहा हूं और मैं आपको जरा डिटेलिंग देना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा था। आइए जरा यहां पर बिग वॉल पर बैक टू बैक हमारे पास 3 वॉल्स हैं। राहुल प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। मैं आपको नहीं, सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा था। वो सिंगल लाइन बल्कि एक 2-3 लाइन से वो जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। उसके बाद मैं आपको मेंबर्स दिखाऊंगा, उसके बाद क्या क्या जिरह हुई। आइए जरा दिखें, राहुल प्ले करें, यहां पर प्ले करें इस वक्त ये बड़ी खबर। और इसके बाद मैं पीयूष के पास जाऊंगा। जरा देखें कमेटी की जो बात हो रही है यहां पर, यह राजनीति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राजनीति और जुडिशरी में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कमेटी को कहा, कमेटी को लेकर कहा है जो मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है जो मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जाएगा। कमेटी न सजा सुनाएगी न आदेश देगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया है। कमेटी सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी, आपको सिर्फ कोऑपरेट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। जरा तुरंत इस पर आइए। पहले राहुल अगर इसका विंडो ग्राफिक्स तैयार है तो सीधे मैं पीयूष के पास चलूंगा ये वाले पॉइंटर पे। पीयूष, अब जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट किसानों के जो आज का आंदोलन है उससे बहुत पुरानी है। उसने सारी चीजों को प्रीएम्प्ट किया होगा। बहुत तेजी से, बहुत संक्षेप में हमें समझाइए, अब जब कमेटी को लेकर, उनके मेंबर्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो व्हाट नेक्स्ट? जी देखिए निशांत, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर किसानों से उनका पक्ष मांगा था, लेकिन किसानों की ओर से कोई पक्ष नहीं पेश किया गया। और यहाँ तक कि जो 4 वकील उनके पेश हुए थे कल, वो आज पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसान संगठनों से बात करके ये बताएं कि क्या समिति में कौन से नाम शामिल किए जा सकते हैं या किस आधार पर समिति बनाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने आज समिति की घोषणा की और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीनों जो कानून हैं उन पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी। और अब जो कानून हैं उनकी जो व्यवस्था है पूरी, वो इस पर निर्भर करती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अनिश्चित काल के लिए ये रोक नहीं लगाई गई है। ये रोक लगाई गई है इसलिए क्योंकि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में जबकि कई लोग मर चुके हैं, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। अभी एक बहुत शार्प रिएक्शन में उमेश सहगल जी से लूंगा जो कि फॉर्मर आईएएस से चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं दिल्ली के। सर वेरी क्विक रिएक्शन। यहां पर जो हालात हैं सर, उन हालात को देखकर ऐसे लगता है कि कमेटी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जो सामने आ रहा है कमेटी के मेंबर्स को लेकर। अब व्हाट नेक्स्ट? अगर ड्यू प्रोसीजर समझा जाए, ये कमेटी के सामने जाते नहीं है, कहीं कुछ मानते नहीं है, फिर क्या होगा सर आगे? सहगल साहब क्या मुझे सुन सकते हैं? क्या मेरे से पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ही से पूछा था मैंने। ये किससे पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछा है सहगल साहब मैंने। अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं लगा। देखिए कमेटी, इसमें 2-3 सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज ये हैं कि पार्लियामेंट ने फैसला लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने फैसला नहीं लिया, तो गवर्नमेंट उस फैसले को रोक नहीं सकती। वो लॉज जो कि पार्लियामेंट ने पास किए हैं वो सरकार उनको खारिज नहीं कर सकती, पार्लियामेंट ही खारिज कर सकता है उनको। पहला इशू ये है। नंबर 2, अगर इस टाइप की एजिटेशन होनी है तो डेमोक्रेसी का मीनिंग ही नहीं रहता कि 5 साल में इलेक्शन होती है और एक पॉपुलर गवर्नमेंट आती है। पॉपुलर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है टू पार्लियामेंट, रिस्पॉन्सिबल है टू जुडिशरी। वो रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई भी ग्रुप एक खड़ा हो जाता है और कहता है कि जी हम इस कानून को नहीं मानते, कल अगर सारे क्रिमिनल्स इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं जी आईपीसी को ख़त्म कर दो और इंडियन पीनल कोड नहीं चलेगा या ये लॉ सिस्टम नहीं चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी नहीं होगी, तो क्या वो एजिटेशन जस्टिफाइड होगी? तो ये एक इशू है। अब दूसरा इशू ये है कि एक कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट। अब इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 टाइप के पक्ष गए हैं। एक पक्ष ये गया है कि ये सड़कें रोकना में हम लोगों को दिक्कत हो रही है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था, यहाँ के जो दिल्ली में एजिटेशन हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि सड़क नहीं रोक सकते आप। तो अगर आप इस तरीके से कानून अपने हाथ में लेंगे तो आपको ये नहीं अलाउड होगा। अब ये एक ग्रुप ये गया। दूसरा ग्रुप ये गया कि आप ये कानून हटाइए, आप क्यों इसको रोक रहे हैं, ये कानून गैर कानूनी है। तीसरा ग्रुप ये कहता है कि हम नहीं जाते, हम कोर्ट में नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, भाई ये कानून हटा दिए जाएँ। अब आप बताओ 50 करोड़ फार्मर्स हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में 40-50 करोड़ फार्मर्स हैं। क्या 10 आदमी, 50 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमी, 50,000 आदमी उनका व्यू पॉइंट पेश कर सकते हैं?
अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कर सकता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुआ है, पॉइंट नोटेड, डेमोक्रेसी पॉइंट नोटेड, जो एक गढ़ है। पॉइंट नोटेड। सर मैं इस बात को थोड़ा इलैबोरेट करूंगा। आइए सर अपने दर्शकों कमेटी के बारे में, ये कमेटी का पूरा मामला जो इसको क्लियर आउट करते हैं, फिर मैं अपने रिपोर्टर्स के पास भी जाऊंगा। कई सारे मेरे सहयोगी जुड़े हुए, विवेक मेरे साथ हैं, प्ले करें यहां पर। मेंबर्स की अगर बात की जाए, कृषि कानून पर 4 सदस्यीय कमेटी की बात की गई है और जिस कमेटी के मेंबर्स को लेकर सवाल खड़े किया जा रहा है, आइए जरा देखें यहां पर आपके सामने, प्ले करें इसको राहुल यहां पर। ओके, कृषि कानून पर 4 सदस्यीय कमेटी, सदस्य नंबर 1 भूपेंद्र सिंह मान, BKU, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। फिर उसके बाद डॉक्टर प्रमोद कुमार, AIKCC। नेक्स्ट तीसरे अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री। सदस्य नंबर 4 अनिल घनवत, शेतकारी संगठन के जो हैं ये मेंबर्स हैं। नेक्स्ट अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को लेकर क्या क्या हुआ, क्या क्या जिरे हुई। जब आप इसको जरा ध्यान से देखें, प्ले करें यहां पर। जब आप इसको देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जिस कमेटी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं यहां पर अब देखें क्या क्या पॉइंटर्स हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कोर्ट कमेटी बनाकर ही रहेगी। आज जब डिस्कशन चल रहा था तो CJI ने कहा कि कोर्ट कमेटी, राहुल प्लीज नीचे ब्रेकिंग चलाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कोर्ट कमेटी बना के ही रहेगी, नंबर 1। नंबर 2 चेंज ओवर करें, वो ये है हमें ये सुनना ही नहीं है कि किसान कमेटी के पास नहीं जाएंगे। CJI ने साफ कर दिया हमें सुनना ही नहीं है। नंबर 2, हमें समस्या का समाधान चाहिए। अगर किसी को अनिश्चितकालीन आंदोलन करना है तो वो करे। अगर आप आंदोलन करना चाहते हैं, गो अहेड। नेक्स्ट यहां पर अगर किसानों को रामलीला मैदान या कहीं और आंदोलन करना है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इजाजत जरूरी है, क्लियर कट। नेक्स्ट CJI ने और क्या कहा, दिखाइए। CJI ने AG से कहा कि कमेटी इस मामले में जुडिशियल केस का हिस्सा होगी, जुडिशियल केस का हिस्सा होगी। इस वॉल के साथ, सिर्फ इस वॉल के साथ, सीधे आइए पीयूष, जुडिशियल केस का हिस्सा होगी क्या मतलब है, समझाएं जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तीनों कानून हैं उन पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस समिति का गठन इसलिए किया है कि जो तीनों कानून हैं उनमें क्या खामी है या जो भी दिक्कत किसानों को है उस बारे में अपनी राय ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे अपना निर्णय लेगा कि ये कानून बरकरार रखे जाने चाहिए या निरस्त किए जाने चाहिए। ये अभी आगे की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति गठित की है वो इन तीनों कानूनों की समीक्षा एक तरह से करेगी और उस पर अपनी राय सुप्रीम कोर्ट को देगी और सुप्रीम कोर्ट इसके बाद इस मामले पर आगे की रणनीति तय करेगा कि कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए या फिर सभी पक्षों को सुन करके इस मामले में आगे फैसला किया जाना चाहिए। पॉइंट नोटेड। मेरे पास अगली खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, कानून तोड़ने वालों पर पुलिस एक्शन ले। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान कानून से नहीं खेल सकते, हम जनता के जीवन और संपत्ति को लेकर चिंतित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन को दिया है नोटिस। बड़ी खबर, इस खबर की एक एक जानकारी लेने से पहले मैं विवेक के पास जाऊंगा इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ। विवेक, जहां पर आप अभी हैं वहां पर अभी क्या हालात है, क्या अपडेट है, एक एक चीज बताइए। निशांत, बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद अब किसान नेताओं की बैठक चल रही है और बैठक में डिसाइड किया जा रहा है कि आगे की रणनीति जो है वो क्या की जाएगी। एक एक बिंदुओं पर नजर डाली जा रही है और कई नेता जो है वो लगातार अपना पक्ष जो है वो पीछे दिखाइए, क्या हाल है, लोगों से बात करिए, बताइए। आने वाले कुछ देर बाद हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यहाँ के तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काफी तादाद पे आपको जो लोग हैं वो यहाँ पे किसान बैठे हुए नजर आएंगे और लगातार जो है स्टेज से अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है। लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें जो है वो रख रहे हैं। किसान नेताओं से हमारी बातचीत थी, उनका साफ कहना था कि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च की बात की जा रही है वो वैसा ही प्लान हमारा रहने वाला है, चाहे सुनवाई सोमवार को हो, लेकिन हमने जो भी प्लान बनाया है उसी के अनुरूप हम लोग चलने वाले हैं। हमने किसान नेताओं से ये भी पूछा था कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जो है वो बैठी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि वो उनको जबरदस्ती लेके नहीं आए हैं और कई बच्चे बुजुर्ग जो है और आने वाले हैं, हम उन्हें नहीं हटाएंगे। जब हमने ये कहा कि लोगों को परेशानी हो रही है, रास्ता रोका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट काफी चिंता जता रही है, उनका कहना है कि सरकार ने हमें जगह दी थी, हम नहीं जाने वाले यहाँ से, क्योंकि हम आगे जाना चाहते थे, रामलीला मैदान जाना चाहते थे और हमें जाने नहीं दिया गया, हम यहाँ बैठ गए। लेकिन हम एक मिनट, आप जो बता रहे हैं क्या पुनीत वहां पर भी यही हाल है? पुनीत, अपनी आंखों देखी पीछे की रियलिटी हमारे दर्शकों को बताइए। पुनीत प्लीज गो अहेड, बताइए अपनी आंखों देखी।
माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, कृपया दोबारा सवाल पूछें। मैं कह रहा हूं, अब बताइए, अपनी आंखों देखी, सुप्रीम कोर्ट के बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पीछे का क्या हाल है, वहां पर आंदोलन का क्या रूप चल रहा है अभी? देखिए, आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी चल रही है और जो किसान है वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के खुशी जरूर है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक की बात करी है, रोक लगा दिया, लेकिन तीनों कानून रद्द कराने से कम में मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के भी मौजूद हैं। ये बताइए, किसान यूनियन के, ये बताइए कि अब फिलहाल अमल पर रोक लगा दी है, आप लोग क्या अभी भी आंदोलन जारी रखेंगे? भाई देखो, हमारा जो आंदोलन था वो 3 कानून ख़त्म कराने के लिए था और एमएसपी पे कानून बनवाने के लिए था, तो अब उस तरफ तो कोई कदम उठा नहीं गया। अभी कोई कानूनों पे रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कमेटी बनाई, बहुत जरूरी बातें, कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरीके से हाथ से नहीं निकलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर रामलीला मैदान जाना है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से परमिशन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे बुजुर्ग वहां से नहीं होने चाहिए। क्या कह रहे हैं इस पर? ये तीनों बातें इनसे पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको रामलीला मैदान जाना है प्रदर्शन के लिए तो कमिश्नर से परमिशन लीजिए। दूसरा, महिलाएं और बच्चों को वापस जाने के लिए भी कहा है। इस पर क्या कहना है? हम रामलीला मैदान क्यों जाएंगे, ठीक जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो रही है, लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है इस बॉर्डर पर हम होने से। लगभग 50 दिन होने को जा रहे हैं, 8 दिन तक तो किसी ने नहीं आकर कहा कि हमें परेशानी है। चलिए, किसी ने नहीं कहा। अगर ये कोर्ट की जिरे सुन रहे होते तो शायद समझ में आता। मैं सीधे यहां पर आऊंगा, उसके बाद में क्विक रिएक्शन पुष्पेश सर से लूंगा। आइए जरा, कोर्ट में इस विषय पर जो जो चीजें सामने आई, आइए जरा प्ले करें। आंदोलन जरूरी, यहां पर तो शांति भी जरूरी। आंदोलन की वजह से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने देने पर सुप्रीम कोर्ट का जोर है, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी और अधिकार सरकार के पास है। कानून तोड़ने वालों पर एक्शन लेने के लिए पुलिस स्वतंत्र है। कोर्ट ने यह कह दिया है, अगर रामलीला मैदान में आंदोलन करना है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मंजूरी लें। किसानों के वकील ने भरोसा दिया, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अब शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को हटाने की आपकी बात को रिकॉर्ड में ले रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले पुष्पेन जी, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, वहां पर जो वकील थे उन्होंने कहा कि अब वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि वो स्टैंड से पलटा जा रहा है, कुछ और बात सामने आ रही है। क्विक टेक इस पर सर। पुष्पेंद्र सर, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, महिलाओं का और बच्चों का के विषय में हमने भी बार बार अपील की है कि ठंड बहुत पड़ रही है, आप वापस जाना चाहते तो चले जाइए, लेकिन वो नहीं मानते। चले भी जाते हैं तो उसके बाद फिर आ जाते हैं, तो उसमें कोई, और फिर इसका सुप्रीम कोर्ट को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे आने वाले किसी भी समय में महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं, क्या वो किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे? क्या उनका कोई अधिकार आंदोलन में शामिल होने का नहीं है? ये भी प्रश्न एक खड़ा है। दूसरा प्रश्न जो सर, मुझे एक बात बताइए पुष्पेन जी, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट तो बाद में डिसाइड करेगा, पहले मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछ लेता हूं। क्या जरूरी है, जिंदगी या आंदोलन? जब जिंदगी और आंदोलन का प्रश्न नहीं है इसमें प्रश्न ये है, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। 65 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जरूरी क्या है, जिंदगी या आंदोलन? जो आंदोलन, और ये कौन सी, ये एक और चीज मुझे बताइए पुष्पेन जी, क्या महिला, बच्चे, बुजुर्ग होने के बाद ही आंदोलन बढ़ेगा? बगैर इनके आंदोलन नहीं बढ़ेगा? घर के जवान नहीं है क्या? अरे भैया, आप मुझे पूरी बात बोल लेने देते। आंदोलन करने के लिए जब खुद पुरुष और ये जो है बुजुर्ग वगैरह यहाँ आए थे, जवान लोग आए थे, पीछे से वो लोग खुद आ गए कि हम अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, तो उनको किसी कमरे में बंद करके आ जाए क्या? वहाँ उनको भेजा भी गया है, उनसे निवेदन भी किया गया है, लेकिन उनका जब मन यही है कि जहां हमारे बच्चे, जहां हमारा भविष्य है, उसके पास दूसरा। मैं जो एक प्रश्न आया था कि भाई 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार है, तो मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, अगर 5 साल की चुनी हुई सरकार है तो ये घोषित कर दो, इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, केवल चुनाव के समय। वो सब बेकार की बातें हैं। किसी ने आंदोलन के लिए मना नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आंदोलन के लिए मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को लॉ एंड ऑर्डर से आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट को उससे आपत्ति है कि जब आप ये ट्रैक्टर रैली निकालने का आइडिया किसके पास आया 26 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर सवाल किया। देखिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप लोग भेजने में समर्थ नहीं हैं,
आप लोग भेजने में समर्थ नहीं है, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को फैसला करने देना चाहिए, तो फिर क्या पुलिस को फैसला कर देना चाहिए? क्योंकि आप लोग तो भेज ही नहीं पा रहे और उन लोगों की दिक्कतें हो रही उनको। पुलिस का क्या फैसला? आपने रोका है हमें? हम तो रामलीला मैदान आ रहे थे, जो प्रदर्शन का स्थान है। आपने रोका है या हमने रोका है? आपने बैरिकेड लगाए हुए हैं, आप बैरिकेड हटा दीजिए। सर मैंने नहीं लगाए। आप अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की बात करें। पुलिस की बात अगर आप पुलिस की बात करें तो फिर मैं आपको एक और चीज, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का वो विवेक है, वो डिसाइड करेंगे। क्लियर कट है, एक एक चीज क्लियर कर दी। आपके जितने भी लॉयर्स हैं उन सबने बोला। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है होम मिनिस्टर से बड़े हैं क्या? होम मिनिस्टर के आदेश को, सरकार के आदेश को टाल देंगे क्या वो? सर होम मिनिस्टर पुलिस नहीं लगाते वहां पर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर डिसाइड करते हैं। ट्रैक पे बैठे हुए होम मिनिस्टर जाके वहां पे गश्त नहीं लगाते, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर वहां जाके घूम के आते हैं एक बार। एनीवे एक मिनट, प्रदीप सर क्विक रिएक्शन। अब इसमें क्या दिख रहा है? ये यहाँ पर मसल पावर दिखाई जा रही है, ताकत दिखाई जा रही है, क्या समझा जाए? क्या ये आंदोलन से ज्यादा बढ़ गया है? इसका कोई और प्रारूप बन गया है? निशांत जी देखिए, एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि संसद से पास कानून सड़क पर रद्द नहीं किए जा सकते। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर संसद से पास कानून पर आपको कोई एतराज है, किसी पर है, सरकार से बात करें। सरकार बात करने को तैयार है, उसमें संशोधन के लिए तैयार है, उससे संतुष्ट नहीं है। दूसरा रास्ता है, संसद से पास कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाने को तैयार नहीं है। तीसरा रास्ता डेमोक्रेसी में फिर एक ही बचता है कि जब चुनाव का मौका है तो इस सरकार को आप बाहर कर दीजिए, और कोई चौथा रास्ता नहीं है कि जो भी कानून पास हुआ है वो अच्छा है या बुरा है, इसका फैसला सड़क पर नहीं हो सकता है। अब कल को जो अभी बात कर रहे थे एक्स चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के, भाई कल को लाख लोग और आ जाए, कहे कि ये कानून रद्द कीजिए। कल को कोई कहेगा कि 370 जो आपने हटाया है उसको फिर से वापस लाइए, उसके लिए 4 लाख लोग आ जाए, फिर तो एनार्की हो जाएगी, फिर तो अराजकता है। नहीं सर, आप जो बता रहे, देखिए आज एक चीज देखने को मिली, मैं उस पर पीयूष का भी रिएक्शन लूंगा और पुष्पेश सर से। आप जो बता रहे हैं प्रदीप सर, मैं इस चीज में एक चीज ऐड करूंगा मैं यहाँ पर, और वो बड़ी अजीब सी बात है। पीएम को बैठक में जाने को नहीं कह सकते, सीजीआई ने कहा। क्यों ये कहा, वो पूरी कहानी है, जरा ब्रेकिंग दिखाएं इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम इस मसले में पक्षकार नहीं, चीफ जस्टिस ने कहा। कोर्ट में किसानों ने रखी थी पीएम के साथ बैठक की मांग। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं पीयूष, अब ये सवाल वहां पर पूछा गया, जो हम कोर्ट की हियरिंग सुन रहे थे, जो डिटेलिंग सामने आ रही थी, आप लोग जब लिख रहे थे कि पीएम क्यों नहीं आते किसानों से मिलने, अब सीजीआई से वो सवाल पूछा गया, ये क्या बात है? जी देखिए निशांत, सीजीआई ने इसका साफ तौर पर उत्तर दिया कि जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर पक्षकार नहीं हैं और उनको निराधार ऐसे ही कोई आदेश नहीं जारी किया जा सकता, और किसी को भी ऐसे कोई भी आदेश नहीं जारी किया जा सकता जब तक कि वो मामले में पक्षकार नहीं हो। यही सीजीआई ने स्पष्ट किया, और किसान संगठन के एक वकील की ओर से ये सवाल उठाया गया था कि पीएम खुद जाकर अगर किसानों से बात करें तो बात बन सकती है, लेकिन साफ तौर पर सीजीआई ने कहा कि हम उनको इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते और हम किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि वो इस मामले में पक्षकार नहीं है। ठीक है पुष्पेश सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अब ये आंदोलन में जो डिमांड्स आ रही हैं या जो चीज रखी जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो एक एलिमेंट ऑफ रीजनेबल जो होता है चीजों का, वो उसके बाहर जा रही है? मतलब ये तर्क संगत नहीं है कुछ चीजें? कुछ चीजें निश्चित रूप से तर्कसंगत नहीं है, मगर मुझे लगता है जो असली पेचीदा बुद्धि है कि कुल घुमा फिराकर सर्वोच्च न्यायपालिका ने गेंद फेंक दी है कार्यपालिका के पाले में कि जितने सारे निर्णय लेने, व्यवस्था को बनाए रखने के, सड़कों को आबाद खोलने के, रामलीला मैदान में जाने की अनुमति देने या न देने की, कानून भंग होने की संभावना में कुछ कदम उठाने की, ये सारी चीजें अब दिल्ली पुलिस जो काम करती है गृह मंत्रालय के आदेश उनके सीधे पहुंच जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने माहौल सुधारने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया, किंतु जिस बात से मुझे थोड़ी आपत्ति है, मैं प्रदीप जी की सारी बातों से सहमत हूँ
मुझे लगता है यदि किसी को इतनी जरूरत थी तो वो कानूनों को सीधी चुनौती संवैधानिक आधार पर न्यायपालिका में दे सकता था। मगर मुझे लगता है जो समिति है उसमें कम से कम 1-2 सदस्य ऐसे हैं जिनकी पक्षधरता बिल्कुल स्पष्ट है। तो मतलब जो लोग, मान लीजिए ये आप कहें कि राम मंदिर निर्माण की समिति बन रही है, उसमें जो पक्षधर थे उनको भी आप शामिल कर रहे हैं, तो इसमें अशोक गुलाटी जी निश्चित रूप से पक्षधरता के संदेह के दायरे में आते हैं। जी सर, अब इस जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूंगा प्रदीप सर एक क्विक रिएक्शन, उसके बाद मैं इस पार्ट को वाइंड अप कर रहा हूं। क्विकली प्रदीप जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, कमेटी के बारे में, उसके गठन के बारे में किसान संगठनों को बोलने का नैतिक अधिकार खो दिया है। अगर वो अदालत के पास जाते और कहते कि हम कमेटी नहीं चाहते, लेकिन अगर आप बनाने पर आमादा हैं, हमारे ये प्रतिनिधि होंगे, और सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं शामिल करता, सवाल उठाने का उनको अधिकार था। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे नहीं, आप अपनी ओर से सुझाव देंगे नहीं, कमेटी बनाई जाएगी तो उस पर एतराज करेंगे। ये तो बहानेबाजी है कि किसी भी तरह से इस समस्या का हल न निकलने पाए। पॉइंट नोटेड। प्रदीप सर, पुष्पेन जी आपका, मेरे सभी सहयोगी उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पुष्पेश जी और सहगल साहब आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए, और कुंदन आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए अब यहां पर, क्योंकि अब इस देश की एक और बड़ी खबर, Z+ सुरक्षा में कोरोना वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन। दिल्ली, अहमदाबाद समेत आज 13 शहरों में डिलीवरी। पुणे एयरपोर्ट से वैक्सीन के 478 बॉक्स 13 शहरों में भेजे गए। दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना और कोलकाता पहुंची वैक्सीन। 9 विमान से वैक्सीन के 55,40,000 डोज 13 शहरों में भेजे गए। और यह कहा जाए कि ग्रैंड, एक्सट्रीमली ग्रैंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत का शुरू हो चुका है। फिर से मैं एक बार ब्रेकिंग पढ़ के आपको बताऊंगा। इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, देखें जरा। Z+ सुरक्षा में कोरोना वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन, बड़ी खबर नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली, अहमदाबाद समेत आज 13 शहरों में डिलीवरी। नंबर 3, पुणे से वैक्सीन के 478 बॉक्स 13 शहरों में भेजे गए। नंबर 4, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना पहुंची वैक्सीन। अब जरा हमारे दर्शकों को वो सारे शॉट्स दिखाइए अलग अलग विंडोज में, कैसे आज वैक्सीन पहुंची है, क्योंकि ये जिंदगी की डोज है। देखें आप, ये आपके सामने दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वैक्सीन कैसे पहुंची आज, ये देखें आप। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर बहुत तेजी से, और उसके बाद कुमार कुंदन और सहगल साहब के पास मैं आऊंगा। आइए जरा यहां पर देखें, और इन शहरों में पहुंची वैक्सीन जरा देखें आप। दिल्ली पहुंची 2,64,000 डोज, बहुत बढ़िया। यहां पर चेन्नई पहुंची है, दिल्ली 2,64,000 डोज पहुंची है। यह दिल्ली का हाल है, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है। चेन्नई पहुंची है 7,08,000 डोज। गुजरात पहुंची 2,76,000 डोज। हैदराबाद पहुंची 3,72,000 डोज। विजयवाड़ा पहुंची 4,08,000 डोज। भुवनेश्वर पहुंची 4,80,000 डोज। चंडीगढ़ पहुंची 2,28,000 डोज। कोलकाता पहुंची 9,96,000 डोज। गुवाहाटी में 2,76,000 डोज शाम 5 बजे पहुंचेगी। बेंगलुरु पहुंची 6,48,000 डोज। पटना पहुंची 5,52,000 डोज। लखनऊ पहुंची 2,64,000 डोज। ये देखिए, सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास, इसी ग्राफिक्स को राहुल प्ले करें। कुमार कुंदन, बहुत क्विकली, ये जहां जहां डोजेज पहुंची है, कंफ्यूजन ये है सिर्फ यहीं पर वैक्सीनेशन होगा कि यहां से फर्दर सप्लाई होगी? नहीं, यहाँ से फर्दर सप्लाई भी होगी, और इसको समझना ज़रूरी है। जिस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व में आपने इलेक्शन में देखा होगा EVM बूथ पहुँचाए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से कोरोना वैक्सीन के भी जो है जो डोजेज हैं वो उन जगहों पर पहुंचाए जाएंगे जहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। अभी ये मेन सेंटर में पहुंचाए जा रहे हैं, उसके बाद सब ग्रिड और ग्रिड में पहुंचाया जाएगा। मसलन देश के जो 4 मेन सेंटर है, कलकत्ता, चेन्नई, करनाल और मुंबई, इन चारों जगहों पर वैक्सीनेशन का एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे मतलब कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है और वहाँ होलसेल में रखा जाएगा। उसके बाद जैसे दिल्ली में एक मेन सेंटर है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, वहाँ पहुँचाया गया है। लखनऊ में, इस तरह से अलग अलग जगहों पे। लेकिन दिल्ली के उस सेंटर से सब सेंटर में भी पहुँचाया जाएगा, और वो 16 तारीख से पहले पहुँचाया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में
देश में सभी जगहों पर वैक्सीन पहुंचा दिया जाएगा जहां जहां वैक्सीन लगना है। लेकिन उन सेंटरों से सब सेंटर पे 16 तारीख की सुबह वैक्सीन पहुंचाया जाएगा। मसलन अगर दिल्ली के सेंटर की बात करें तो वहां से अगर साउथ दिल्ली के किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे लाना है तो वह 16 तारीख की सुबह में आएगा, जैसे कि ईवीएम मशीन आता है। तो आप एक तरह से मानिए कि लोकतंत्र के महापर्व और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम दोनों एक तरह का होगा। जैसे आप वोट डालने जाते हैं वैसे अपना आधार कार्ड लेके जाइए, आपका वैक्सीनेशन हो पॉइंट नोटेड। आप मेरे साथ कुमार कुंदन बने रहिए, पहुंच गई वैक्सीन। आइए राहुल जरा हमारे दर्शकों को यहां पर डिटेलिंग दिखा दें। देखिए ये अब आपके लिए खुशी की खबर है और इसीलिए मैं चाहता था ये जो फ्रेश लीज ऑफ लाइफ है उसके बारे में बात की जाए। यहां पर देखें अब आप, ये देखें भारत के 13 शहरों में कोविशील्ड वैक्सीन की डिलीवरी 13 शहरों में पहुंच गई वैक्सीन। अब टीके की बारी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें बड़ा तेजी से। अब 12 शहरों में वायु मार्ग से भेजी गई वैक्सीन। नेक्स्ट पुणे से ट्रक से मुंबई भेजी गई वैक्सीन। यहां पर 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। एसएसआई यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सरकार ने 1 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया है। पुणे से अब तक 55,44,000 डोज की डिलीवरी हो चुकी है। एक क्विक रिएक्शन यहां पर उमेश जी मेरे साथ हैं। उमेश सर, आप बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है आपको इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में? मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिख रहा है कि लोगों की तरफ का एटीट्यूड क्या है इलेक्शन की तरफ, वैक्सीनेशन की तरफ। इलेक्शन में भी 50-55% आदमी वोट देते हैं सिर्फ जाके हर बूथ में, 100% नहीं देते हैं। अगर ये 100 आदमियों को मान लीजिए आज फिक्स किया गया कि इस जगह पे आपको वैक्सीनेशन लगेगी और वहाँ 50 ही पहुँचे तो वहाँ जाके एक सरप्लस हो जाएगा 50 वैक्सीन्स का। और ये प्रॉब्लम कैसे टैकल की जाएगी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और इसमें इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है नेगेटिव, सारी वर्ल्ड में चल रहा है, सिर्फ इंडिया में प्रोपेगेंडा नेगेटिव नहीं है, सब जगह नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पता नहीं ये सेफ है कि नहीं, लोगों को लेने दो, हम देखेंगे फिर अपना कराएंगे। तो ये तो अच्छी मैंने मूव किया कि डॉक्टर्स को पहले करेंगे क्योंकि डॉक्टर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है अपनी वैक्सीन में। तो ये एक प्रॉब्लम होगी। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि इतनी अच्छी प्लानिंग की है इन्होंने। और जिस तरह बिहार की इलेक्शन हमने कंडक्ट की थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव हमारे सामने फोर्सेस थी। और इलेक्शन जब की जाती है तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी मेजर होती हैं। इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। जो मेडिकल पर्सनल की प्रॉब्लम है वो इंडिया ने सॉल्व कर दी है, क्योंकि हमारे सर आपने जो बात की, हम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि वहां पर अगर नेगेटिविटी की वजह से लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया तो वो जो 50 है फिर उसमें जुगाड़ तंत्र काम करेगा। और वही प्रधानमंत्री ने कल इंगित किया है कि भाई आप इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना तोड़ें। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सरकार ने वैक्सीन के 1.5 करोड़ डोज का ऑर्डर सीरम और भारत बायोटेक को सरकार ने फिर से दिया है। वैक्सीन का ऑर्डर अप्रैल में सीरम से और 4.5 करोड़ डोज खरीदने की तैयारी। सरकार को 220 रुपए में कोविशील्ड और 309 रुपए में कोवैक्सीन का डोज मिलेगा। आइए जरा यहां पर चलें और आपको बताएं। देखें अब यहां पर ऐसा नहीं है, और भी बड़ा तेजी से चीजें यहां पर हो रही है। आइए जरा दिखाएं, जरा क्विकली यहां पर आइए, देखिए प्ले करें यहां पर। कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 50 लाख डोज का ऑर्डर, नंबर 1। नंबर 2 और इसके बाद एडेड डोज का ऑर्डर किया गया है। यहां पर केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन का पहला ऑर्डर 1.5 करोड़ का डोज का दिया है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें राहुल। 1 करोड़ 10 लाख डोज पुणे के एसआई से खरीदे जाएंगे। और फिर सरकार ने 38,50,000 डोज का ऑर्डर हैदराबाद की भारत बायोटेक को दिया है। सरकार अप्रैल में सीरम इंस्टीट्यूट से 4 करोड़ 50 लाख डोज खरीदने वाली है। वैक्सीन की पहली खेप सभी सेंटर्स तक 14-15 जनवरी तक पहुंच जाएगी। सरकार की ओर से सरकारी कंपनी HLL लाइफ केयर वैक्सीन की डोज खरीदेगी। कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए प्रति डोज और कोवैक्सीन की एक डोज 309 रुपए हो सकती है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। एक बड़ी अच्छी खबर यह भी है कि मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो भी अप्रैल तक आ रही है। मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। सर क्विक रिएक्शन सर, अभी तक जो हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम देख रहे हैं सारी चीजें सही जा रही हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है सर अमेरिका से, यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पर सिस्टमैटिक ओवरऑल हमसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो फेल कर गए अपने टारगेट्स अचीव करने में। नहीं, मुझे लगता है कि भारत का जो अनुभव सार्वजनिक टीकाकरण का है
वो अमेरिका या किसी भी विकसित देश से कहीं बेहतर है। और मुझे लगता है बहुत अच्छा सटीक कुमार कुंदन जी ने शुरुआत की थी और सहगल साहब ने उसे बात को आगे बढ़ाया। ये लगभग उसी इलेक्शन कैंपेन की तरह है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में उस अभियान भी हमारा तंत्र इतनी अच्छी है कि बस सिर्फ अपने मन से शक व शुबहे को निकाल दें तो इस अभियान के सफल होने में कोई भी व्यक्ति पर गुंजाइश नहीं लगती। जी, TV9 भारतवर्ष पर सीरम इंस्टीट्यूट के CFO, TV9 भारतवर्ष पर सीरम इंस्टीट्यूट के CEO का बयान, हम 200 रुपए में वैक्सीन दे रहे हैं, पूनावाला ने कहा। 1 करोड़ 10 लाख डोज की डिलीवरी पूनावाला ने कहा। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। 200 रुपये पर डोज में दुनिया की सबसे मोस्ट अफोर्डेबल वैक्सीन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है कि ये जनता को फ्री में दे सकती है। तो ये हमने स्पेशल प्राइस गवर्नमेंट को दी है कि वो सब आम आदमी और सब लोग को, हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली लोग को जिसके हेल्थ इश्यूज़ है उनको फ्री में वैक्सीनेट कर सकें। सीधे तौर पर कुमार कुंदन के पास चलूंगा। कुमार कुंदन, अभी 2 कंपनीज पे फोकस है, लेकिन मार्च तक जो जानकारी आ रही है वो मॉडर्ना की वैक्सीन भी आ जाएगी, जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो और लोड थोड़ा कम हो जाएगा। निश्चित रूप से सरकार ने अभी साफ किया है कि मॉडर्ना के साथ साथ स्पुतनिक और जायडस जो कैडिला है ये भी वैक्सीन जो है अगले मार्च तक संभव है कि ये भी आ जाएं। और सरकार ने एक ये भी स्पष्ट कर दिया है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि हम सीरम का वैक्सीन लें या फिर भारत बायोटेक का, आपको जो मिल रहा है वही लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया, इसलिए लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कई सारे वैक्सीन जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रायल की स्थिति में हैं, फेज 3 में है, उनका भी कभी भी किसी वक्त ट्रायल जैसे खत्म होगा वैसे ही वो उपलब्ध हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि मार्च तक शायद आम आदमी के लिए बाजार में भी उपलब्ध हो जाए, जिस हिसाब से हिंदुस्तान में वैक्सीन आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोकूंगा, समय हमारे पास कम है। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।